भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, तो वर्क जो है वो इनमें स्केलर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि वर्क। लिखा हुआ है कि यू लिफ्ट अ हैवी बुक फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द रूम एंड कीप इट इन द बुक शेल्फ हैविंग अ हाइट ऑफ 2 meters। इन दिस प्रोसेस यू टेक 5 seconds। द वर्क डन बाय यू विल डिपेंड अपॉन। आपसे इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन कर रहा है, वो बोल रहा है कि आपने जो वर्क डन किया वो किस पर डिपेंड करता है। आपने क्या, दुनिया में कोई भी वर्क डन हो वो किस पर डिपेंड करता है। तो इन ऑप्शंस के अंदर जहां जिस ऑप्शन में भी टाइम का जिक्र है ना, वो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क डन टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन ए में भी आपको टाइम नजर आ रहा है, ऑप्शन सी में भी आपको टाइम नजर आ रहा है, ऑप्शन डी में भी आपको टाइम नजर आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें लिखा हुआ वेट ऑफ द बुक एंड हाइट ऑफ द शेल्फ, बुक शेल्फ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जिसपे वर्क डिपेंड करता है वो क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि वेट, वेट फोर्स है, और हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डिपेंड करता है फोर्स पर और डिस्प्लेसमेंट पर, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। लिखा हुआ है कि अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटा, विच वन हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा, अगर दो बॉडीज़ हों जिनके मोमेंटम इक्वल हों, तो दोनों बॉडीज़ के मोमेंटम इक्वल होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो क्योंकि क्वेश्चन में ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो जिस बॉडी का मास कम होगा, यानी कि लाइट बॉडी, तो जो लाइटर बॉडी होगी उसकी ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। तो याद रखिएगा, अगर मोमेंटम इक्वल होगा तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा, और अगर काइनेटिक एनर्जीज दो बॉडीज की इक्वल होंगी तो मोमेंटम का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो याद रखिएगा अभी, क्योंकि मोमेंटम का पूछ रहा है, तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा, जो हैवियर होगी, उसी का मोमेंटम ग्रेटर होगा, उसी का मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर मोमेंटम किसका होगा, द हैवी बॉडी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी। तो ये जो दो क्वेश्चन हमने किए हैं अभी, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मोमेंटम को आप n टाइम्स बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी n के स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि n स्क्वायर टाइम्स। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डबल्ड देन इट्स मोमेंटम विल। याद रखिएगा, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी को डबल करेंगे तो मोमेंटम डबल नहीं होगा, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी रेडिकल के अंदर होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, एक्चुअली वो डी है। इसमें लिखा हुआ है इंक्रीजेज रेडिकल 2 टाइम्स। बस आपने क्या करना है, इस 2 पर स्क्वायर वो लगाना है, रेडिकल लगाना है। तो इसमें रेडिकल मिस हो गया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इंक्रीजेज रेडिकल 2 टाइम्स। ठीक है। इफ द स्टोन इज थ्रोन अप वर्टिकली एंड रिटर्न टू द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है मैक्सिमम हाइट पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, एट द मैक्सिमम हाइट। When two bodies collide elastically, then हमें पता है इलास्टिक कोलिजन के अंदर बिफोर एंड आफ्टर जो बॉडीज के या सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम होते हैं, दोनों के दोनों कंजर्व रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व। ये डेफिनेशन है इलास्टिक कोलिजन की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। लिखा हुआ है द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेज बाय 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस स्केल के ऊपर जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो 27 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ। ऑन द केल्विन स्केल दिस इंक्रीज इज इक्वल टू। याद रखिएगा, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल का जो चेंज आता है ना टेम्परेचर में, वो एग्जैक्टली इक्वल होता है। अगर सेल्सियस स्केल में बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ रहा हो तो केल्विन में भी जो इंक्रीज आता है वो 1 केल्विन का आता है। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है सेल्सियस स्केल पे, तो केल्विन स्केल में भी जो इंक्रीज आएगा वो कितना आएगा, 27 केल्विन ही आएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। एट वॉट टेम्परेचर द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग्स आर द सेम। तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। -40 डिग्री वो वैल्यू होती है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रीडिंग्स जो हैं वो सेम होती हैं, -40 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स द स्केल्स ऑफ टेम्परेचर द टेम्परेचर इज नेवर नेगेटिव। हमें पता है कि केल्विन जो है
एक ऐसा वाहिद स्केल है जिसके ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो एग्जिस्ट करता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि 0 केल्विन के बराबर है। टेम्परेचर कभी भी उससे नीचे यानी कि नेगेटिव की तरफ नहीं जा सकता। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज़, एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब 0 केल्विन फ़ारेनहाइट स्केल में किसके बराबर होता है? तो -460 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और सेल्सियस पे कितना होता है? 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। The temperature of an ideal gas is kept constant as it expands. The gas does external work during the process. The internal energy of the gas. भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। और याद रखिएगा, टेम्परेचर के कांस्टेंट होने की वजह से इंटरनल एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं आता। इंटरनल एनर्जी का बढ़ना या कम होना डिपेंड करता है टेम्परेचर के बढ़ने पर या कम होने पर। तो अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है? ऑप्शन सी, रिमेन्स कांस्टेंट। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ, और हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट ये भी होती है कि इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, तो हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड